Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Welcome, all of you, welcome. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके, तो हमने माइंड तक कल देखा। आज हम माइंड में आगे जाएंगे। माइंड एंड लाइफ सिचुएशन। तो मेंटल्स केस टेकिंग में कैसे लेना है, कैसी मेंटल हिस्ट्री स्टार्ट करना है, कहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढना है, कैसे एंटर करना है पेशेंट की लाइफ में, पेशेंट के पर्सनल लाइफ में, और हमें जो चाहिए दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे निकालना, उसकी डिस्पोजिशन कैसे निकालना, उसके जेनेटिक ट्रेट्स कैसे निकालना। तो सबसे मेन होता है पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना, देन उसके डिस्पोजिशन जो उसके जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, देन इसके रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के लिए मैंने बोला था कि हमें कभी भी इमोशन फीलिंग्स कंसीडर नहीं करना है, हमें लेना है उसके रिएक्शंस। तो रिएक्शन जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि हर बार कोई भी अगर वो किसी भी जनरल भी सिम्टम हो तो पहले आप उसके डिटेल में चले जाओ, उसको डीप लेके जाओ जहां वो कंप्लीटली आंसरलेस हो जाता। फिर आप पूछो कि आपने क्या किया, है ना। जब आप पूछेंगे कि आपने क्या किया, उस वक्त क्या किया, आपको क्या हुआ, तो हमें उस पॉइंट पे उसकी फीलिंग्स नहीं ले। पेशेंट बोलता है कि मुझे ऐसा लगा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, नहीं, आपने क्या किया, उसने क्या एक्शन ली, तब दैट इज हिज रिएक्शन। तो हमें हर बार उसकी रिएक्शन लेनी होती है, उसके इमोशंस या फिर फीलिंग नहीं। तो माइंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एंट्री कैसे करना। तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स में जैसे कि प्रिलिमिनरी डाटा में उसके ऑक्यूपेशन, इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसमें से हम उसके माइंड में एंट्री कर सकते हैं, उसके मेंटल कंडीशंस हम ले सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से हमें एक सिंपल स्ट्राइक मिल जाता है कि अरे ये पॉइंट है, फिर इसको स्ट्रेस दो, फिर अपन धीरे धीरे उसके मेंटल हिस्ट्री में एंट्री करते हैं। तो ये जो शुरुआत के पॉइंट्स होते हैं, जो क्लूज होते हैं, वो ध्यान में रख के आगे की केस प्रोसीड करनी चाहिए, या फिर आप उसे नोट डाउन कर लो। फिर जब इसकी बारी आएंगी मेंटल्स की, तब आप वो पॉइंट्स में से एंट्री कर सकते हैं। या फिर एक सिंपल वे है कि जैसे पेशेंट बता रहा है वैसे सुनते जाओ, वैसे उसके साथ चलते जाओ, और जब जब जहां जहां आपको लगा कि नहीं अभी यहाँ पे हमें कुछ क्रॉस करना चाहिए, तब आप क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसे अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री कभी नहीं लेना। फिर अपने हिसाब से हिस्ट्री कैसी कि अगर आपका कुछ पॉइंट छूट गया हिस्ट्री में से, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आगे चलना है। तो माइंड एंड लाइफ सिचुएशन में स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ आस्किंग विथ whom they are staying presently. Yes, जैसे कि फैमिलीज, बहुत से फैमिलीज न्यूक्लियर होते हैं, अभी भी कुछ बड़ी फैमिलीज होती है। तो मोस्टली द प्रॉब्लम फैमिली से ही शुरू होते हैं। फिर हमें देखना है कि डिजीज किस टाइप का, फिर उसकी अटैचमेंट किससे, रिलेटेड पर्सन कौन है। तो हम उसमें हमारे को फैमिली हिस्ट्री से बहुत कुछ हेल्प हो सकती है। अगर हमें हमारे पास ये आ गया कि ये डिजीज है, इस पर्सन से रिलेटेड है और इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आप डायरेक्टली उस कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, या फिर आप फैमिली से वहां पे एंट्री कर सकते हैं कि फैमिली में कितने लोग हैं। फिर इतनी बड़ी फैमिली है तो फैमिली में तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो फिर फैमिली के अंदर क्या प्रॉब्लम चलते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं, सभी लोगों से आपके रिलेशंस कैसे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, लाइक दिस। या फिर न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है ना?
Yes, sir. Yes sir, yes sir. ओके, तो इस तरह से हम मेंटल्स में एंट्री करते हैं। तो स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद आस्किंग विद हुम दे आर स्टेइंग प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली फैमिली में कौन कौन है, उनसे रिलेशंस कैसे हैं, उनसे कुछ अनबन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत से लोग होते हैं कि फैमिली के साथ रहते हैं लेकिन बातचीत बंद। तो ये तो इतना बड़ा क्ल्यू है एंट्री करने के लिए, कब से बातचीत बंद है, क्या हुआ था क्या नहीं। इस तरह से हम हिस्ट्री ले सकते हैं। और हर पॉइंट पे जब आप ट्रेसफुली, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस पॉइंट को ट्रेसफुली लो, उसे उस पे डिग करते जाओ कि ये क्यों, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा। सो इज दैट दे स्टे इन अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? यस। तो आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो भी है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। और मोस्टली ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? सप्रेस एंगर, सप्रेस इमोशंस, सप्रेस एक्साइटमेंट्स। तो ऐसे फैमिलीज में मोस्टली इसकी वजह से फिर थायराइड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह से प्रॉब्लम आएंगे। तो ये इन डिजीज के लिए ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कुछ सप्रेस है क्या। न्यूक्लियर फैमिली में भी यही प्रॉब्लम होता है कि ये लोग फिर कहीं एडजस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे तो बहुत इजी हिस्ट्री हो जाती है। तो इस तरह से हमें मेंटल्स में स्टार्टिंग करनी है। देन आस्क अबाउट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। यस, तो ये हमने जनरल में देखा था, जब जनरल इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे। तो एजुकेशन से आपको बहुत से पॉइंट्स में एंट्री मिलेगी। एजुकेशन क्या है, फिर एजुकेशन इतना ही क्यों, फिर इतना हाई एजुकेशन है, फिर काम क्या करते हैं, है ना। बहुत से पर्सन्स होते हैं जिनका हाई एजुकेशन होता है लेकिन जॉब नहीं करते, या फिर जॉब ऐसी जगह करेंगे जहां उनके एजुकेशन को सूट नहीं होता है। फिर वहां पे तो कितने सारे एंट्री पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, कितनी सारी हिस्ट्री हमें मिल सकती है कि इतना एजुकेशन होने के बाद भी ये जॉब क्यों, फिर उससे क्या इफेक्ट हो रहा माइंड पे, उससे क्या इफेक्ट हो रहा फैमिली मेंबर्स पे, फिर किस तरह से इसकी वहां पे सोच है, क्या थॉट्स आते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है क्या, लाइक दिस। देन इफ नॉट स्टडीड, देन आस्क व्हाई दे डिडंट स्टडी। यस, अगर एजुकेशन लिया नहीं तो क्या प्रॉब्लम्स थे। एजुकेशन लिया नहीं मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। इसका मतलब बचपने में इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, घर में कुछ झगड़े चलते थे पेरेंट्स के, पेरेंट्स सेपरेटेड थे, है ना, भाई बहन ज्यादा थे इसलिए इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने सारे पॉइंट्स आपको एंटर के लिए मिलेंगे। तो हमें एक एक पॉइंट जो भी मिलता है उसका हमें यूज करके लेना है हिस्ट्री के लिए। और हर पॉइंट के बाद आप पूछो ऐसा क्यों, फिर आपने क्या किया, फिर आपको क्या हुआ, लाइक दिस। फिर आपको उसमें से डिस्पोजिशन भी मिलेगी, रिएक्शन भी मिलेगी, उसकी जेनेटिक नेचर भी मिलेगा, जेनेटिक सिम्टम्स भी मिलेगी। So they had interest but could not study because of some problems they are. Yes, they were. Yes. तो स्टडी तो करना चाहता था लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन, स्टडी करना चाहता था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, स्टडी करना चाहता था लेकिन उस टाइप की अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर क्या होता था, अभी भी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे पर्सन्स मिलेंगे आपको, पेशेंट मिलेंगे कि तब के कॉन्फ्लिक्ट अभी भी माइंड में है, अभी भी उनको लगता है कि काश मैं पढ़ पाता तो मैं कुछ कर पाता, एंड फीलिंग यूजलेस, हेल्पलेस। तो इस तरह से हमें हिस्ट्री पे इस पॉइंट की हेल्प लेके ट्रेस करना है, या फिर इन सिम्टम्स को, इस हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देना है। यहां तक आपको पूरे आइडिया समझ में आए? इसमें आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को
इसमें और कुछ ऐड करना है तो आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं। फिर हम लेंगे इंटेलेक्ट एंड मॉरल्स। इसमें और क्या ऐड हो सकता है, क्या ऐड हम कर सकते हैं हिस्ट्री निकालने के लिए, हिस्ट्री लेने के लिए, बताइए। यस, हरिओम जी बोलिए। पहले का हैंड रेज है सर। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते, नो प्रॉब्लम। हेलो सर। यस। हाँ, कुछ कुछ पेशेंट सर हिस्ट्री देते देते भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि या तो हम आगे नहीं ले जाते पाते उनको, या तो फिर समवेयर दे स्टॉप्स, ऐसा सब सिचुएशन कभी आता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? हाँ, ये कब होता है? जब हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, राइट। इसका मतलब हमारे पास उतने आइडियाज नहीं होते जितने उसको हम प्रिक कर सके, उसको हम स्टिमुलेट कर सके आंसर के लिए। तो हम जब हिस्ट्री लेते तो हमारा पूरे 5 सेंसेस ओपन होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट को स्ट्रेसफुली लिया जाए, किस पॉइंट को ज्यादा जोर दिया जाए, है ना। तो जब हमारे पॉइंट, क्योंकि हम हमारे सामने ये होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, हमें क्या निकालना है। जैसे कि हैनीमैन ने बोला कि आप हर फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि क्या ट्रीट करना है क्या नहीं। जब हमें ये पता होता है तो बराबर वो पॉइंट्स हमारे नजर के सामने आएंगे कि हमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर वो अकॉर्डिंग टू माइजम हो, अकॉर्डिंग टू उसके डिजीज हो, अकॉर्डिंग टू उसका जेनेटिक नेचर हो। तो वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि इससे हिस्ट्री कैसे निकालना। अगर आप कहीं ब्लॉक भी हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हैंग हो गए, तो आप वापस उसकी हिस्ट्री जो आपने ली है उसे थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा रीड कर लो। रीड करने के बाद हो सकता है कि आपने एक आधा पॉइंट ऐसा लिख के रखा है जो पूरा क्लियर नहीं हुआ, फिर उसको क्लियर करो, फिर वापस उसी पॉइंट पे आओ, लाइक दिस। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हैंग हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से अब हिस्ट्री शॉर्ट कर दो, नहीं। हमें जानना डिटेल में ही है, क्योंकि आप जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे, जब तक उसकी डिस्पोजिशंस आपके हाथ में नहीं आएंगे, आप उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो फिर आप देखो कि उसके हिस्ट्री में, या फिर उसको जो डिजीज है वो उसमें, या फिर कुछ उसके फिजिकल जनरल्स में कुछ प्रोमिनेंट है क्या, कुछ प्रोमिनेंट दिख रहा है क्या। एक आधा आप पैथोलॉजिकल रूब्रिक भी ले सकते हैं, या फिर उसकी फिजिकल जनरल्स देख के भी कोई रूब्रिक्स ले सकते हैं। जहां आपको मेंटल्स मिल ही नहीं रहे, वहां पे आपको ये भी करना है। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मेंटल्स मिल जाते हैं, लेकिन इतने सारे मेंटल्स कैसे लेना, फिर वहां हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा सिम्टम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। सब सरीके दिख रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं माइंड में। फिर ऐसे होकर जनरल्स में देखो, फिजिकल्स में देखो, या फिर डिजीज पैथोलॉजी में देखो कि कुछ पर्टिकुलर मिल रहा है क्या, है ना। एक आधा पेशेंट होता है जिसको बाकी कोई सिम्टम नहीं होते, ओनली लीवर अफेक्टेड, तो आप देखो कंप्लेंट्स ऑफ लीवर। तो इस तरह से हमें सिम्टम्स लेना है, लेकिन केस को इनकम्प्लीट नहीं रखना है, उसे कंप्लीट करना है, राइट। राइट। यस सर, और एक चीज खाली पूछना था और जी। तभी मेकर्स म्हणजे आप खाली हम लोग को थोड़ा ये चीज के बारे में भी थोड़ा मतलब अंडरस्टैंड कराओ, जैसे पेशेंट का डिस्पोजिशन और इनेक कैरेक्टर्स, जैसे जब हिस्ट्री लेते समय कौन से पॉइंट से समझ के लाना है, उसके ऊपर थोड़ा बाद में हाईलाइट करो सर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इनेक कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्पोजिशन एक ही बात है, खाली वर्डिंग का फर्क है, राइट। तो इनेक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके जितने भी जेनेटिक नेचर्स है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है, जेनेटिक कैरेक्टर्स है, उसे हमें लेना है, दैट इज द इनेक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर आप उसके जो भी इनेक कैरेक्टर्स है उसको हम जेनेटिक डिस्पोजिशंस कहते हैं। तो डिस्पोजिशंस में देखो, और डिस्पोजिशंस के लिए जैसे हमने पहले बोला था कि हमें सिंस बर्थ उसके हर डिजीज के वक्त क्या क्या डिस्पोजिशंस थे, हर जितने भी इवेंट्स, जितने भी कुछ भी घटनाएं उसके लाइफ में, उसमें उसकी डिस्पोजिशंस क्या थे, तो उस पर से एक बेसिक डिस्पोजिशन उसकी निकलेगी
कि हर बार पेशेंट अगर डरता है डर 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 हर हर कोई भी कुछ भी होता है उसके लाइफ में तो वो बहुत डरता है, खुद को रिजाइन कर लेता है, वहां वो चीज वो फेस ही नहीं कर पाता। दैट मीन्स ये टिमिड है, टिमिड हो सकता है, या फिर रेसिग्नेशन होता है, या फिर डिस्करेज होता है। राइट। तो इस तरह से एग्जैक्ट क्या है वो देखो, पॉइंट तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके हाथ में, लेकिन उसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या दिख रहा है, वो हर बार खुद को पीछे खींच लेता है, दैट मीन्स रिजाइन कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है खुद को। तो फिर वहां पे आप टिमिडिटी के बजाय वहां पे आप विड्रॉल ले सकते हैं, या फिर डिस्करेज ले सकते हैं, या फिर वो कोई भी घटना हो, सिंपल भी घटना रही ना, तो उसे फेस नहीं करता, वो जाता ही नहीं वहां पे, दैट मीन्स कवार्डाइज है। या फिर छोटी छोटी बात में डर जाता है, कुछ देर के लिए डरेगा फिर वापस करेगा, दिस इज टिमिडिटी। तो इस तरह से हमें एग्जैक्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो देख के हमें सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स करना है। यस, और कोई? हमारे डेली प्लेयर्स नहीं आए शायद क्वेश्चंस वाले। हेलो हाँ हॅलो यस यस एक पेशंट आहे त्याला पास्ट काही पास्ट म्हणजे त्यांची वाईफला कॅन्सर झालेला, तर ते त्यामुळे त्यांच्या ट्रीटमेंट मध्ये त्यांना खूप फिरावं लागलेलं आणि तिची डेथ झालेली, तर मग त्या गोष्टीचा इम्पॅक्ट अजूनही त्यांच्या माइंड मध्ये आहे. तर आता म्हणजे इव्हन ते ते कोणासोबत इन्व्हेस्टिगेशन किंवा कशासाठी केले किंवा साधं बीपी पण चेक करायचं असेल तर त्यांना भीती वाटतं. तर याला एन्झायटी म्हणजे काय घेणार रुब्रिक? दिस इज एन्झायटी अँटिसिपेशन घेऊ शकतो, किंवा एन्झायटी हायपोकॉन्ड्रियाकल घेऊ शकतो, किंवा डेलिरियम अँक्झियस पण घेऊ शकतो अकॉर्डिंग टू डिझीज. ओके. नाही त्यांना म्हणजे ते जी भीती वाटते किंवा जे एन्झायटी होते ना, त्यामुळे मग त्यांना ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे त्यांना बीपी नॉर्मल असेल आणि बीपी ॲपरेटस जरी असलं तरी भीती Yes, वाटणार. anxiety anticipation, the simple rubric. ओके ओके, थँक यू. So हेलो now we will see. हाँ yes. हेलो Yeah. सर, कैसे समझेंगे कि पेशेंट टिमिड है या कवार्डिस है? कवार्डाइज ये मतलब डिफरेंस कैसे होगा सर? कवार्डाइज मतलब डरपोक। बहुत ही डरपोक, हर चीज के लिए डरना। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो हर चीज के लिए किसी ना किसी को साथ में रखता है, पेरेंट्स को बोलता है कि नहीं आप चलो साथ में, है ना, अकेला कहीं नहीं जाता, अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, दैट इज कवार्डाइज। और जो बच्चा डर डर के करता है, दैट इज टिमिड। डरता है लेकिन कर लेता है, दैट इज टिमिड। थैंक यू सर। नाउ इंटेलेक्ट एंड मॉरल्स। सो इसमें बहुत अच्छा है कि इंटेलेक्ट कैसे देखना और मॉरल्स कैसे देखना, और दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉरल्स? क्योंकि इंटेलेक्ट में आपको बहुत सारे रूब्रिक्स मिलेंगे, मॉरल्स में कुछ गिने चुने रूब्रिक्स है। तो इंटेलेक्ट और इमोशंस, हम इमोशंस को इंपॉर्टेंट नहीं देते क्योंकि हम इंटेलेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इंटेलेक्ट ये जेनेटिक ट्रेड हो गया, मॉरल्स ये जेनेटिक ट्रेड हो गए, लेकिन जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, इट इज नॉट अ जेनेटिक ट्रेड, इट इज डिपेंड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो इंटेलेक्ट, जैसे कि कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे किसी ने कुछ भी बोला कि बहुत इरिटेट होता है, बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं पार्ट से बोल देता हूं। फिर अब कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी कुछ भी बोला, मुझे इरिटेट तो होता है लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं और उस टाइम पे कुछ करता नहीं, फिर मैं उस पर सोचूंगा, फिर सोचने के बाद जो मुझे लगता है कि दिस इज राइट,
वो एक्शन लूंगा। तो अब बोलिए इसमें इंटेलेक्ट और इमोशंस का क्या रोल है? यस, इंटेलेक्ट मुळे तो विचार करतोय सर की आपल्याला बोलायचंय की नाही, म्हणजे अँक्झायटी कन्सायन्शियस ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्या इंटलेक्च्युअल लेवलनी तो विचार करतोय की आपल्याला इथे रिएक्शन द्यायची आहे की नाही द्यायची. दॅट इज हिज इंटलेक्ट. पण नंतर त्याची रिॲक्शन परत तीच असते, अँगर. दॅट मग इज आता इमोशन. तो इंटेलेक्ट नंतर अँगर आलेला, विचार केल्यानंतर राग आलेला, की आधी राग येऊन फास्ट त्यांनी रिॲक्शन दिलेली, कोणचं इमोशन असेल आणि कोणचं इंटेलेक्च्युअल असेल? आधी विचार केला आणि नंतर राग आला तर हा इंटलेक्ट झाला, आणि फटकन राग आला आणि नंतर रिएक्शन दिली तर हे त्याचं इमोशन झालं. पण आपल्याला दोन्ही ठिकाणी त्याचा अँगर नहीं घ्यायचा. सर प्लीज हिंदी में प्लीज सर. यस, तो यस, सभी लोग हिंदी में ही बोला करो. वो आप लोग मराठी में बोलते फिर मेरा भी मराठी शुरू हो जाता है, इसलिए हिंदी सॉरी में. सर. तो दोनों भी जगह हमें एंगर कंसिडर नहीं करना है. हमें यहाँ पे उसका इंटेलेक्ट देखना है. उसने क्या किया? फर्स्ट टाइम उसने फट से अपनी रिएक्शन दे दिया, एंगर टेम्पर टेंट्रम, राइट. और नेक्स्ट टाइम क्या किया उसने? वापस उसे हम पूछना है कि फिर आपको क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, है ना. उसने बोला कि मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि नहीं सही में ये दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, मुझे गुस्सा आया, फिर वापस आपने क्या किया, ना. दोनों जगह पे एंगर आया, दोनों जगह पे एंगर की रिएक्शन थी. फिर हमें ये देखना है कि इसने वहां पे उसका इंटेलेक्ट यूज किया, कि उसने फट से रिएक्शन नहीं दिया, है ना. फिर थोड़ी देर रुक के उसने वो लिया, तो आप वहां पे ले सकते हैं कि जैसे कि उसने गुस्सा तो आया, लेकिन सेकंड टाइम उसने एंगर रिएक्ट नहीं किया, राइट. तो वहां पे उसने ऐसा क्यों किया? उसने इंटेंशियली क्या क्या नहीं, मैं पहले सोचूंगा फिर उसकी रिएक्शन दूंगा फिर उसको कुछ करूंगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? वो एक जगह पे सोच रहा है, एक जगह पे सोच नहीं रहा है ना. उसका ये भी हो सकता है कि उसकी जेनेटिक डिस्पोजिशन हो ऐसे एंगर टेम्पर टेंट्रम, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि पहले सोचूंगा फिर रिएक्शन दूंगा, है ना. पहले मैं इंटेलेक्ट लगाऊंगा फिर रिएक्शन दूंगा. बोलो. सर ड्यू टू टिमिडिटी पण तो रिएक्शन नाही यस यस, ये भी हो सकता है. ड्यू टू टिमिडिटी हो सकता है, ड्यू टू कंफ्यूजन हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ आइडियाज डेफिशिएंट. यस, ये भी हो सकता है. तो हमें एग्जैक्टली देखना है कि इसने ऐसा क्यों किया, राइट. तो फिर उसका इंटेलेक्चुअल कैसा है और उसका इमोशनल कैसा है, राइट. ये भी हो सकता है वहां पे मॉरल्स भी आएंगे कि नहीं इसके मॉरल्स गुड है इसलिए उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया. बदला लेने की भावना की वजह से भी, मतलब सामने नहीं ये बोलना भी है, यस, ये भी लेकिन हो बाद सकता में है. बोलूंगा जब वक्त आएगा तब. यस, ये भी हो सकता है, राइट. वेरी गुड. तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो मल्टीपल थिंग्स सामने आ रहे हैं, उसी तरह से ये मल्टीपल आइडियाज हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम केस टेकिंग करते हैं. तब हमें एल्डिंग डिस्पोजिशन भी हो सकता है. यस, एल्डिंग भी हो सकता है, एल्डिंग भी हो सकता है, एल्डिंग भी हो सकता है. लेकिन एक जगह वो इंटेलेक्ट यूज कर रहा है, एक जगह वो इमोशंस यूज कर रहा है, राइट. यस. सो आस्क हाउ दे वेयर इन देयर स्टडीज, used to study of their own, or always someone had to be there behind them for the studies. तो जो इंटेलेक्चुअल है वो
उसे किसी की गरज नहीं, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद होके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा, उसे बोलने का भी काम नहीं। जैसे स्कूल से आता है बच्चा, होमवर्क लेके बैठ जाता है, बाद में खाना खाऊंगा, बाद में खेलने जाऊंगा, है ना। पहले आते बराबर पहला उसका काम पढ़ाई करना। दिस इज इंटेलेक्चुअल। टू अ बिजनेसमैन और एन एम्प्लॉय, आस्क हाउ दे हैंडल देयर वर्क। यस, in this, try to see whether the patient is intellectually sharp, comprehension easy, reading desire, sharpness of mind or slow, idiocy, mistakes makes meaning, childish behavior, ideas deficient of, and concentration difficult। तो हमें ये सब पॉइंट देखना है कि जब कोई भी बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, तो वो उसका वर्क कैसे हैंडल करता है। इसीलिए जो ऑक्यूपेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वहां से हमें एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। कि एखादा लीडर है, 100 वर्कर्स उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, तो कितने सारे पॉइंट्स मिलते हैं कि इतने वर्कर्स है, फिर आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसा काम करवा लेते हैं, लाइक दिस, है ना। फिर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम अगर वर्कर्स से रिलेटेड है तो डायरेक्टली आपको क्लू मिलता है। यस यस पूनम। सर MRCP आणि डाऊन सिंड्रोम मध्ये इंटेलेक्च्युअल कसं बघायचं? सीपी चाइल्ड्स, MR चाइल्ड आणि डाऊन सिंड्रोम याच्यामध्ये इंटेलेक्ट दिसेल तुम्हाला, यामध्ये तुम्ही इंटेलेक्ट घेऊ शकता जर प्रॉमिनंट असेल तर, पण या केसेस मध्ये तुम्हाला मोस्ट त्या हिस्ट्रीवर ट्रेस करायचं आहे जी मदर्स हिस्ट्री आहे, प्रेग्नन्सी हिस्ट्री आहे, प्रेग्नन्सी मध्ये काय झालं, राईट। आणि जसं MR चाइल्ड आहे तर फर्स्ट 4 months आर इम्पॉर्टंट, CP चाइल्ड आहे तर आफ्टर 4 months इज इम्पॉर्टंट, डाऊन सिंड्रोम आहे तर फर्स्ट 4 months आर इम्पॉर्टंट, लाईक दिस। तर ती 4 महिन्याची हिस्ट्री तुमच्याकरता फार इम्पॉर्टंट होऊन जाते। आणि त्यामध्ये पेशंटचं इंटेलेक्ट तुम्ही घेऊ शकता जर पेशंट CP असून एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीमध्ये जे त्या डिजीजचं सिम्पटम नाही आहे, जे त्या डिजीजचे पेशंट जनरली त्यामध्ये एवढे शार्प नसतात, आणि त्या पेशंट मध्ये जर काही शार्पनेस असेल तर तुम्ही ती घेऊ शकता माइंडमध्ये, दॅट इज इंटेलेक्ट। म्हणजे सर काही पेशंट मध्ये ना आर्ट करण्याची किंवा क्राफ्टचं हे पेपर्सचं वर्क करण्याची खूप म्हणजे लहान मुलगा बेसिकली दी चिल्ड्रन्स डाउन सिंड्रोम और MRCP चाइल्ड्स, दीज आर म्हणजे त्यांचा जो राईट ब्रेन असतो तो ऍक्टिव्ह नसतो, लेफ्ट ब्रेन ऍक्टिव्ह असतो, त्यामुळे ते स्टडी मध्ये किंवा क्राफ्ट मध्ये, ड्रॉइंग मध्ये, म्युझिक मध्ये ते शार्प राहतात। सर मग ते घ्यायचं ना स्किलफुल? कॉमन थिंग्स नाही घ्यायच्या आपल्याला, अनकॉमन। ओके, थँक्यू सर। यस यस, हरिओम। बोला था सर कि आप बोले हैं इन लोगों से जो और डॉक्टर लोग हैं, हिंदी में सवाल पूछेंगे तो आप हिंदी में जवाब देंगे, वो लोग बार बार मराठी का बोल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा हिंदी से है ना, कभी आए नहीं है मराठी मुंबई में, इसलिए दिक्कत हो जाता है समझने में। ओके ओके, ठीक है ना, आई विल ट्राई टू टॉक इन हिंदी ओनली। यस वैशाली। सर आइडियाज डिफिशिएंट ऑफ कब लेंगे, किस सिचुएशन में? आइडियाज कैसे डिफिशिएंट पहचानेंगे? ऑफ, यस आइडियाज डिफिशिएंट ऑफ, कौन बताएगा? यस नीलोफर बताओ। नीलोफर, आइडियाज डिफिशिएंट ऑफ बताओ। सर मी जो सांगू? हाँ बोल।
सर आपण त्याला विचारू शकतो की म्हणजे तुम्ही तुमचं काम कसं हँडल करता किंवा तिथे तुम्ही तुमचे आयडियाज मांडता का? ते तुम्ही तुमच्याकडून काही देता का? मग तो सांगू शकतो ना आपल्याला, की नाही मी चुपचाप असतो. एखादी मीटिंग असेल तर तिथे मी माझं ओपिनियन नाही देत. जर तो त्याच्याकडे आयडिया असतील, तर तो माणूस जागोजागी त्याचं ओपिनियन देत राहील. एखाद्या नवीन प्रोजेक्टमध्ये पण तो जर चुपचाप काम करतोय. येस, ऍक्च्युअली तुम्हाला हा क्वेश्चन डिसिजन आइडियाज डिफिशिएंट ऑफ हा जो रुब्रिक है, ये जो रुब्रिक है ये हमें पेशेंट को पूछ के नहीं लेना है। डिसीजन पावर के ऊपर कि वो डिसीजन ले सकता वेरी है या नाइस। नहीं। यस, ये टोटली डिपेंड हिज ऑन इंटेलेक्ट एंड हिज इंटेलेक्चुअल पावर। तो ये उसको पूछ के आप अगर लेंगे तो कोई भी पेशेंट से नहीं मैं तो पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ये करता हूँ, वो सही आंसर नहीं होगा। आपको उसके वर्क को देख के, उसके एजुकेशन को देख के, उसके जो भी प्रोग्रेस उसने लाइफ में किया है अभी तक, उसको सबको देख के फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आइडियाज इसके अंदर डिफिशिएंट है कि बहुत है ना। तो इसने इसका जैसे कि आपने कोई बिजनेसमैन है या फिर जैसे कि बहुत सारी टीम को हैंडल करता है, इसका मतलब क्या है? टीम को हैंडल करना इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। उसके लिए बहुत आइडियाज होना, उसके लिए बहुत माइंड चलाना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट वे से कि कैसे काम करवा के लेना, फिर अब क्या करना। एक आधा बिजनेसमैन है तो उसको इतना अगर सक्सेसफुली बिजनेसमैन कर रहा है दैट मीन्स आइडियाज डिफिशिएंट नहीं है। आइडियाज वहां पे बहुत लगानी पड़ती है ना। तो मे बी ही इंटेलेक्चुअल, करेजियस, बोल्ड, है ना, लीडर टाइप क्वालिटी लाइक दिस। तो डिफिशिएंट है ये हमें पेशेंट को पूछ के नहीं मिलेगा, ये हमें ऑब्जर्व करके मिलेगा। यस, क्लियर? यस सर। सर मीन्स एखाद्या कंपनी में एखादा मैनेजर है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो हम ले सकते हैं। यस, वहां पे ले सकते हैं आइडियाज डिफिशिएंट। या फिर डिसीजन नहीं ले रहा है मतलब एग्जैक्टली पूछो, एग्जैक्टली क्यों भाई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या प्रॉब्लम जा रहा है, क्या हो रहा है। मे बी कंफ्यूजन है, टिमिड है ना, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं है लीडरशिप की। सिंपैथेटिक भी हो सकता है या फिर एंजाइटी कंसाइंशियस भी हो सकता है। यस, इंडिसिसिव भी हो सकता है। इंडिसिजिव भी हो सकता है। वेरी नाइस। यस यस, डॉक्टर शिरीष। सर ऑटिज्म केस में क्या लेना पड़ता है सर? ऑटिज्म केस में आपको अगर ऑटिज्म मतलब क्या होता है, आफ्टर बर्थ हुआ है, आफ्टर जैसे कि बर्थ होने के बाद 2-4 साल बाद हुआ है, तो आपको सिंस बर्थ क्या हिस्ट्री है वो देखो पहले। और उसमें अगर कुछ प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी प्रोमिनेंट मिल रहे हैं, कुछ किसी शॉक के लिए या फिर ऐसा कुछ कि जिसमें मदर डोंट वांट टू टॉक, वांट टू म्यूट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, तो ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप उसमें प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑटिज्म देखना पड़ेगा कि आफ्टर बर्थ है कि सिंस बर्थ है। यस, या फिर सर ये कैसे पता चलेगा? ऑटिज्म जनरली तो 2 साल के बाद में ही दिखता है, मतलब जो भी चेंजेस है ऑटिज्म के। बराबर है, मोस्टली इसीलिए तो मैंने कहा है ना कि अगर प्रेगनेंसी हिस्ट्री में कुछ प्रोमिनेंट दिख रहा है आपको, तो वहां पे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिंस प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हुआ करके। लेकिन वो क्लिनिकली डायग्नोज करना आफ्टर बर्थ है। जब तक बच्चा 8-9 महीने का, 10 महीने का होता नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आता है, राइट। ये क्लिनिकली हुआ, लेकिन डिजीज का वैसा नहीं। डिजीज तो सिंस प्रेगनेंसी भी हो सकता है, इन वूम भी हो सकता है। यस यस, ओके सर।
सो इंटेलेक्ट और मॉरल समझ में आए कि जैसा अभी किसी ने बोला कि जो इंडिसिजिव है, तो मैंने बोला कि पेशेंट अगर एंजाइटी कंसाइंशियस है, सेंटिमेंटल है, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो दैट मीन्स हिज मॉरल्स आर गुड, है ना। कोई एंटी सोशल है, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देता है, दैट इज मॉरल्स आर नॉट गुड, है ना। जो है वो अभी, फिर मैं कुछ देखता नहीं, फिर मैं किसी की सोचता नहीं, है ना, दिस इज मॉरल्स नॉट गुड। तो इस तरह से हमें इंटेलेक्ट भी देखना है और मॉरल्स भी देखना है, राइट। यस, और इसमें किसी को और कुछ एक्सप्लेन करना है या फिर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। या फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो आस्क हाउ गुड आर दे इन मेकिंग डिसीजंस। तो इसमें बहुत से पॉइंट्स हमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आप पेशेंट को डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाउ गुड आर दे टेक इन मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं, किस तरह से डिसीजन लेते हैं, या फिर किसी की हेल्प लगती है, कोई कंफ्यूजन होता है, लाइक दिस। कैन दे टेक डिसीजंस देमसेल्व्स ऑन द स्पॉट, और डू दे थिंक अ लॉट एंड देन डिसाइड? Is it they have to take someone's advice for their decisions, or till end they are in confusion or confused state being in decision? तो बोल्ड है, करेजियस है, किस टाइप का है, हॉटी है, इगोइस्टिक है, ये सब पॉइंट्स हमें इसमें से मिलेंगे। देन कंसाइंशियस एंड नॉन कंसाइंशियस, डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट। तो इसके लिए हमने फिजियोलॉजी के इसमें देखा था कि पेशेंट डिलीजेंट है तो किस तरह रहेगा, किस तरह से रहेगा, नॉन डिलीजेंट है तो कंसाइंशियस है तो नॉन कंसाइंशियस। तो जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो डिलीजेंट होते हैं, लेकिन जो लोग हार्ड वर्क तो करते ही है, लेकिन साथ में इंटेलेक्चुअली करते हैं जो भी वर्क करना है, दैट इज कंसाइंशियस। Ask them whether they do their work duty when they are not well. Yes, इसके लिए भी बोला था, जो लोगों को काम का बुखार आता है और जो लोग बुखार में भी काम करते हैं, जो बुखार में भी काम करते हैं, दैट इज कंसाइंशियल डिलीजेंट। और जिनको काम का बुखार आता है, दे आर नॉन डिलीजेंट, नॉन कंसाइंशियस। लेकिन इतना देख के नहीं काम चलेगा, आपको व्हाई पूछना ही है, व्हाई। अगर कोई पेशेंट कितना भी बुखार हो फिर भी काम करता है, फिर भी पढ़ाई करता है, बच्चा है, स्टूडेंट है, तो फिर पूछो व्हाई दे डू, क्यों करते हैं आप, तब आपको उसका रियल आंसर मिलेगा, है ना, उसकी रियल डिस्पोजिशन मिलेगी। बहुत से लोग बिकॉज आउट ऑफ फियर करते हैं या फिर बिकॉज ऑफ फियर करते हैं कि नहीं आज होमवर्क नहीं किया तो कल टीचर डांटेंगी, टीचर सबके सामने खड़ा करेगी, है ना, दैट मीन्स सोशल पोजीशन कंसर्न है, टिमिड है। और नहीं, वो टीचर क्या बोलेगी इसका मुझे कुछ नहीं, लेकिन मुझे वो करना है, मैं मेरा काम पेंडिंग नहीं रखता, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, मैं जब तक वर्क नहीं करूंगा, होमवर्क नहीं करूंगा, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी। दिस इज डिलीजन, कंसाइंशियल। और जो बिकॉज ऑफ फियर कर रहा है, बिकॉज ऑफ उसको ये डर है कि अगर मैं पीछे रहा तो मेरे सब दोस्त आगे चल जाएंगे, है ना, मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। जैसे कि हाउस व्यूज है, जो हमेशा बोलते हैं कि बुखार में भी मुझे करना ही पड़ता है क्योंकि करने के लिए कोई नहीं है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, है ना। यस, तो ये डिलीजेंट नहीं हुआ, वहां पे कंपल्शन है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना ही पड़ता है, इच्छा नहीं फिर भी करना पड़ रहा है, दैट इज नॉट डिलीजेंट। यस, इस पे कुछ पूछना है? नहीं। सो नाउ, हाँ
सर जी मतलब जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं अपने यहाँ पे, जो कुछ भी काम नहीं करते या कुछ भी नहीं करते, घर पे रहते हैं, तो उनके हिसाब से डिलीजन कैसे मतलब मतलब चूज करना है, या क्या क्या देखना कि रोज रूटीन करते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर मतलब लेजीनेस है ऐसा? ओल्ड पर्सन में ना? हाँ सर। ओल्ड एंड नॉन एजुकेशनल पर्सन सर, यस, देखो जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया। ओल्ड एंड नॉन एजुकेशन को हम साथ में नहीं कर सकते। नॉन एजुकेटेड पर्सन भी डिलीजेंट होते हैं, नॉन एजुकेटेड पर्सन भी नॉन डिलीजेंट होते हैं। जैसे कि डिलीजेंट कैसे, एक आधा पर्सन होता है जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके, जीरो से हीरो बन गए। ये विदाउट डिलीजेंट हो सकता है, विदाउट कंसाइंशियस हो सकता है। यस, तो हमें वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछना, लेकिन उसकी लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ सिचुएशन देख के हमें ये डिसाइड करना है कि वो डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है। यस यस सर, बोलो सर। हाँ, यस यस मैम, अर्चना बोलो। ओल्ड पीपलचं राहिलं. हा, यस, ओल्ड पीपल मध्ये काय डिलिजंट कसं ओळखायचं? येस सर. परत तेच लाईफ सिच्युएशन बघा की होल लाईफ त्यांनी काय केलं, काहीच नसेल केलं, ऍज इट इज. बरेचसे लोक असे असतात की जे म्हणजे फार्मर्स, की ज्यांची वडिलांच्या हातची 10 एकड़ शेती है, फादर के हाथ की 10 एकड़ खेती है, और वही खेती ये बूढ़े हो गए तो भी उतनी है, ना कुछ बढ़ा है ना घटा है, राइट? पूरी लाइफ कुछ किया नहीं प्रोग्रेस, दैट मीन्स नॉन डिलीजेंट। और जो है वो संभाल के उस पे ही खा रहे, जिंदगी बिता रहे, दैट इज नॉन डिलीजेंट। या फिर एक आधा पर्सन ऐसा है कि बहुत कुछ भी नहीं था और इतना प्रोग्रेस कर लिया, इतना सब कुछ कमा के रख दिया, इतना नाम हो गया, दैट मीन्स डिलीजेंट। लेकिन अभी कुछ नहीं करते, हमें अभी का तो देखना ही नहीं, हमें देखना है उसका सिंस बर्थ, थ्रू एंड थ्रू जो है वो, राइट? अंडरस्टैंड? यस सर. सर एक और पूछना है कि हाउस वाइफ जो रहती अबो 60+, जो अभी उनके घर में बहू वगैरह आती है, जो पेशेंट आते हैं अपने आप पे मोस्ट ऑफ, तो उनके इसमें डिलीजेंट कैसे मतलब ढूंढना कि वो तो बहू आने के बाद वो सब छोड़ देते कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, सब करना है, तो बहू करेगी। ये नॉन डिलीजेंट लेडी छोड़ देगी, डिलीजेंट लेडी कभी नहीं छोड़ेगी। डिलीजेंट लेडी एटलीस्ट अपना काम अब खुद करेगी, दिस इज डिलीजेंट। और कोई लेडीज जो रियली कंसाइंशियस है, डिलीजेंट है, वो अपने बहू को भी हेल्प करेगी, है ना? इसलिए जो अनमैरिड है वो देख लो सास कैसे ढूंढना। यस सर. सर बोलू मी? यस मैम. यस सर. तर सर एक पेशंट है. यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अर्चना मैम, आप म्यूट तो नहीं हुई, लेकिन शायद रेंज का प्रॉब्लम है आपका। हेलो. हाँ, यस सर. हाँ, दूसरा कॉल आ रहा था इसलिए नहीं आया. ओके. तो सर एक पेशेंट है और वो उसका डेली रूटीन बहुत अच्छे तरीके से करता है, जो भी काम करता है. वापस आया कॉल। मैम आप कॉल अटेंड कर लो, हम आपके इस पे बाद में आते हैं, आपके टर्न पे। वृशाली बोलिए। सर आपने बोला कि जेनेटिक ट्रेट हम इमोशन से नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई लेडी है जो बचपन से ही बहुत इमोशनल है, बात बात पे रोती है, और उसकी मदर भी वैसी है, तो ये जेनेटिक ट्रेट नहीं होगा? हाँ होगा, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। यस यस होगा, बिल्कुल होगा। हो सकता है दैट लेडी इज टीमिड, है ना, वीपिंग डिस्पोजिशन,
नॉन करेजियस, डिस्करेज इजीली, रेसिग्नेशन, यील्डिंग, सैडफुल नेचर। यस। यस, ऐसा तो सर हम ये, हाँ ये ले सकते हैं फिर, अगर बिल्कुल ले हिस्ट्री में सकते हैं, उसका बार बिल्कुल बार ले आता है तो। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये आपको पूछ के नहीं, आपके सामने इस तरह से हुआ तो उसे कंफर्म करके लीजिए। जैसे सर? जैसे कि पेशेंट आपके सामने रो रहा है बार बार, फिर आप उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते कि ऐसा हमेशा करते हैं क्या, हमेशा रोते हैं क्या, फिर क्यों रोते हैं, व्हाई, फाइंड आउट द रीजन, देन यू कैन टेक। ओके सर। यस, ओके, थैंक यू सर। यस अर्चना मैम बोलिए। अर्चना मैम गए, ओके। प्रीति। हॅलो सर, ती पेशंट जर समजा आधी स्ट्रॉंग होती, नंतर ती विपिंग आहे, म्हणजे तिला कोणी ओरडलं किंवा रागवलं समजा, तर ती विपही करते आणि तिच्या मनात रागही असते, पण ती एक्सप्रेस नाही करू शकत, तर तेव्हा काय घेऊ शकतो आपण? हा, तर ती आधी तशी नव्हती, आता असेल तर तुम्ही आधी ते बघा की ती मिनोपॉज मध्ये आहे का, ते होऊन गेलं का, मिनोपॉज स्टॉप म्हणजे हे झालंय काय मेन्सेस, त्याच्यानंतर असेल तर तुम्ही कन्सिडर करू शकता, किंवा हे न घेता तिची बेसिक डिस्पोजिशन घ्या की ती असं का करते, वाय, कारण मी फेस नाही करू शकत, मी रडण्याशिवाय दुसरं काय करू शकते, दॅट मीन्स नॉन करेजियस है ना, डिस्करेज इजीली, रेसिग्नेशन, लाइक दिस। यस। आणि सर प्रेग्नन्सी मध्ये आधी मिजल्स टाइप कसं असते, तशी इरप्शन आले होते 7 मंथला, आणि त्याच्यानंतर मग तिने घेतले, अँटीबायोटिक म्हणजे असं आपले बॉइल्स कसं असते, त्याच्यामध्ये वॉटर अकोमोडेशन होते, आणि नंतर ती म्हणजे ते रप्चर व्हायचं, आणि त्याच्यानंतर तिथे आपलं हे असते ना, रप्चर झाल्यानंतर आपल्याला बर्न झाल्यानंतर कसं रप्चर होते आणि ते स्किन अशी हे होते, तसं झालं तिला, आणि ते आफ्टर 2 मंथही ते तसंच आहे, तर मग त्याचा आपण डायग्नोसिस काय घेऊ शकतो सर? तुझा प्रश्नच नाही कळला, तुझा आवाजच नव्हता येत मला काही। हे बघा, तीच लेडी आहे ना, तिला 7 मंथला मिजल्स टाइप इरप्शन होते ऑल ओव्हर बॉडी। हॅलो, तुझा आवाज कटत आहे, त्यामुळे कळत नाहीये। बर, आता येतोय का सर? यस, हेलो, टॉक इन हिंदी। बर सर, इन 7 मंथ म्हणजे उसको है ना मिजल्स टाइप इरप्शन आए थे ऑल ओवर बॉडी, एंड उसने फिर ट्रीटमेंट ली, वो सबसाइड हो गए, फिर उसके बाद 9 मंथ में ना उसको मतलब पाम्स पे और पूरे प्लांटर एरिया पे बॉइल्स कैसे होते उस वैसे इरप्शन आ गए, और उसमें वाटर था। हाँ, तो अभी भी है, तो डायग्नोसिस क्या ले सकते हैं अपन उसका, सोरियासिस या? वाटर कंटेंट बॉइल्स आए तो सोरियासिस में वाटर कंटेंट बॉइल्स नहीं आएंगे कभी भी, इट इज सिंपल पायोजेनिक डर्मेटाइटिस उसे बोल सकते हैं। तो सायकोसिस मध्ये येतील ना हे असे बॉइल्स? सोरोसाइकोटिक। आणि मच पेनफुलही होतं ते। हाँ, सोरोसाइकोटिक। अच्छा, यस। पण सर कॉजेशन, मेंटल कॉजेशन काय असू शकते? एंगर सप्रेस, एंगर ऑन रिलेटेड पर्सन, क्लोज पर्सन। यस। यस, जयश्री। सर, एक पॉइंट आपने बोला था हमारे क्लास में इसके पहले, इंटेलेक्ट
के पहले वो है एक्सप्रेसिव और नॉन एक्सप्रेसिव। यस, तो अभी ये नोट्स में नहीं है, हमारे नोट्स में है सर। हाँ अच्छा, ये नोट्स में नहीं है। हाँ हाँ एक्सप्रेसिव नॉन एक्सप्रेसिव, दीज आर जेनेटिक ट्रेट्स जो हमें देखना है कि पेशेंट एक्सप्रेसिव है कि नॉन एक्सप्रेसिव है। पेशेंट खुद होके बता रहा है आपको कि बार बार उसे पूछना पड़ रहा है, और जो मतलब यस और नो में आंसर दे रहे हैं, वन वर्ड वन लाइन में आंसर दे रहे हैं, दैट इज टॉक इंडिस्पोज टू नॉन एक्सप्रेसिव। और जो पेशेंट है कि वो पूछने का भी मौका नहीं दे रहा है, खुद होके बताते जा रहा है, दैट इज एक्सप्रेसिव। कोई पेशेंट को हमें बार बार पूछना पड़ता है, वो पूरी हिस्ट्री देगा लेकिन जो मेन है वही नहीं बताता, दैट इज सीक्रेटिव रिजर्व पर्सन। यस यस, डॉक्टर अर्चना बोलिए अभी आप। यस सर, तो मैं ये बोल रही थी सर कि एक पेशेंट है और वो उसका डेली रूटीन बहुत अच्छे तरीके से करता है, जो भी जॉब करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और जब कभी उसको ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनके बॉस की तरफ से, तो वो बहुत अच्छी तरीके से निभाता सर, फुल्ली वो 100% वहां पे देता और वहां पे वो सक्सेस होता। तो उसको किस में ले सकते हैं हम? कंसाइंशियस टिमिड, लेकिन खुद होके कभी नहीं लेता सर, ज्यादा नहीं हाँ, लेता है लेकिन लिमिटेड। खुद होके नहीं लेता है, दैट मीन्स टिमिड, लेकिन दिए हुआ काम परफेक्टली करेगा, है ना, उसे हम कंसाइंशियस कहेंगे, टिमिड कहेंगे, और कॉन्फिडेंस लैक ऑफ भी कहेंगे जब खुद होके नहीं लेना करके, या फिर कॉन्फिडेंस वांट ऑफ कहेंगे। ओके, यस यस सर, थैंक यू। ओके, नाउ द मेमोरी। तो मेमोरी के लिए आपको बहुत उसकी सिंस स्टार्टिंग से आपको हिस्ट्री लेना है, चाइल्डहुड में किस टाइप का एजुकेशन रहा, उसके बाद कैसा एजुकेशन कंप्लीट किया, कितना किया, कैसे कैसे कुछ एजुकेशन लेते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया, कभी छोड़ा नहीं। इस तरह से हमें मेमोरी में देखना है कि मेमोरी उसकी कैसी है ना, इंटेलेक्ट उसका कैसा है, इंटेलेक्चुअल है कि इंटेलेक्ट मेमोरी वीक है। देन कितना भी, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं इसको कितना भी समझाओ जल्दी समझ में नहीं आता, दैट मीन्स मेमोरी डल है, वीक है। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि अपना एक इंस्ट्रक्शन उनके इतने माइंड में फिट बच जाता है कि हर बार वो बराबर वो हमें दिखाई देता है कि अरे इसने बराबर ये याद रखा, दैट इज मेमोरी स्ट्रांग है। तो मेमोरी में इस टाइप के हमें एक्चुअली इसमें ज्यादा मेहनत है, हमें ऑब्जर्व करके वो कंफर्म करना है, लेना है। सो मेमोरी, आस्क द पेशेंट हाउ गुड इज देयर मेमोरी पावर। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये पूछने के बजाय आपको ऑब्जर्व करने में ज्यादा अच्छा कंफर्म मिलेगा। कैन दे इजीली रिकलेक्ट थिंग्स ऑफ पास्ट वेरी वेल? यस, ये आप पूछ सकते हैं। देन अगर नहीं भी पूछा तो पेशेंट जो उसके लाइफ के हिस्ट्री इवेंट्स है, जितने भी उसके पास्ट में थिंग्स हुए, उसको बराबर विथ डेट एंड टाइम वो आपके सामने बता रहा है, दैट मीन्स मेमोरी शार्प है, शार्प फॉर पास्ट इवेंट्स है। यस, देन हाउ गुड आर दे इन रिमेम्बरिंग नंबर्स एंड नेम्स। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको नाम याद नहीं रहता, या फिर बोलते हैं कि मुझे नाम नहीं याद आता, तो बहुत देर बाद जब सोचता हूँ तब नाम आता है, याद आता है कि अरे यार ये पर्सन ये, इसका नाम ये। मोबाइल नंबर्स, फोन नंबर्स कभी याद नहीं रहते, या फिर कोई पेशेंट होता है कि कितना भी एक आधे का नंबर उसने एक लाइफ में एक ही बार यूज किया और वो अभी भी परफेक्ट याद है। दिस इज मेमोरी गुड फॉर नंबर्स एंड नेम्स, memory weak for numbers and names. Try to find any characteristics regarding the memory of the individual. Yes, इसके लिए कुछ characteristics हम एक्टिव करके रूब्रिक ले सकते हैं ना इसमें? yes, कौन सा? नगरी एक्टिव
रुब्रिक ले सकते हैं। वही रूब्रिक है, मेमोरी एक्टिव फॉर नंबर्स, मेमोरी एक्टिव फॉर नेम्स, पास्ट इवेंट्स. Yes. Here the physician should try to see any peculiar things about the memory, like memory active or any forgetfulness tendency, weakness for memory. तो हमें ये रूब्रिक्स देखना है, लेकिन इसके डिटेल में जाना है. ये एकदम इजीली हमें ये रूब्रिक्स नहीं लेना है. यस. तो इंटेलेक्ट में हम इतने सारे रूब्रिक्स हम देख सकते हैं, इंटेलेक्ट, मेमोरी, राइट. देन विल. अब पेशेंट का विल भी हमें ही ऑब्जर्व करना है. जो ऑब्जर्व करके मिलेगा उसे प्रूफ की गरज नहीं, क्योंकि वो आपने प्रूफ किया हुआ है, आपने उसे ऑब्जर्व करके लिखा है. तो ask them that can they handle any responsibility given to them alone anytime. या फिर आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते कि पेशेंट लाइफ में इसने कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है. Then how confident are they in handling things alone. पेशेंट कॉन्फिडेंट है तो ही वो कोई भी चीज खुद होके करेगा, खुद के बलबूते पे करेगा, इतना कॉन्फिडेंस उसमें होगा. यस. तो कॉन्फिडेंस वांट ऑफ है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, करेजियस है, बोल्ड है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये सब विल में आएगा. If something critical happens at home, how do they deal with that situation? Yes. Something critical happens. तो कुछ भी अगर क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तब पेशेंट क्या करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके भी. बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाता हूँ, है ना, बस बाजू में हट जाता, या फिर तुरंत वहीं के वहीं मेरा डिसीजन होता है. दैट इज बोल्ड, करेजियस, पॉजिटिव, हेड स्ट्रॉन्ग. या फिर टिमिड, डिस्करेज, नॉन करेजियस, फियरफुल, pessimistic, like this. Are they capable of handling situations alone, or their output is much secured with some support? That is support want of. तो जो timid है, non courageous है, discouraged easily persons है, they always want support. तो support want है कि नहीं, ये भी हम will पर से. तो सपोर्ट वांट है, या फिर आप उसके लिए देखो कि सपोर्ट वांट क्यों है, बिकॉज ऑफ इनडिसिजिव है, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ है, कवार्डाइज है, टिमिड है, फियरफुल है, या फिर एंग्जियस है, इस तरह से. या फिर वहां पे ये भी रूब्रिक्स आएंगे कि नहीं, वो हमेशा अपने करियर को, अपने इमेज को, प्रेस्टिज को ध्यान देता है, तो वहां पे सोशल पोजीशन वांट ऑफ भी आएगा. तो इस तरह से डिफरेंट रूब्रिक्स आ सकते हैं, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे. हम हर वर्ड के, पेशेंट जो भी बोल रहा है उसके डिटेल में जाओ, उसको कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चंस होने ही चाहिए. Ask them if any injustice or something wrong is happened in front of them, then what they do. करेजियस पेशेंट क्या करेगा, नॉन करेजियस पेशेंट क्या करेगा, और पेशेंट को ये पूछ सकते हैं आप डायरेक्टली कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, या फिर आप उसके अभी तक के जितने भी इवेंट्स हुए उसमें से अपनी वो निकाल सकते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या किया ऐसी जब सिचुएशंस आती है. लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस करने के बजाय अगर आप जो हुआ वो रियल हिस्ट्री को देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. इमेजिनरी क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए.
कि ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ नहीं, फिर भी आप उसको स्ट्रेसफुली पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, तो उसको तो एक कोई ना कोई आंसर देना ही पड़ेगा उसमें से। दिस इज नॉट राइट वे। इसीलिए जो उसके हिस्ट्री में हुआ, उसके लाइफ में हुआ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में हुई क्या कि जहां आपको खुद डिसीजन लेना पड़ा, आपने क्या किया, है ना? ऐसा अगर आपके सामने हुआ है कोई किस्सा कि आपके सामने किसी ने किसी पे इनजस्टिस कर दिया, तब आपने क्या किया, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसी अगर सिचुएशन मिलती है तो वो हमें कंसिडर करना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, ये नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सो here try to see whether the person is strong-willed, confident, courageous, self-dependent, optimistic, perseverance, positive, weak-willed, dependent, timid, pessimistic, bashful, embarrassed. इतने सारे और इससे भी ज्यादा रूब्रिक्स यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये उसके डिस्पोजिशंस हुए, तो हमें उस पे वो डायरेक्टली तो लेना नहीं है कि बस ये पूछा और ले लिया। तो आपको वो 2-4 इवेंट्स ऐसे देख के, दोनों 2-4 इवेंट्स में उसकी रिएक्शन ये डिस्पोजिशन सेम आती है, तो वो हमें लेना है। नहीं तो फिर ऐसा करते जाएंगे कि हर एक पिकअप किया तो हमारे पास बहुत सारी लिस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन वो लिस्ट हमें नहीं देखना, हमें ओनली वही देखना है जो थ्रो एंड थ्रो है, जो बार बार दिख रहा है, तो ही हमें उसे पिकअप करना है। यस, और किसी को कुछ पूछना है? तो आज हमने देखा विल, इंटेलेक्ट, मॉरल्स, कंसाइंशियस, नॉन कंसाइंशियस, डिलीजेंट, नॉन डिलीजेंट। इस पे किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सब में से रूब्रिक्स लेने कंपलसरी ऐसा रहता है क्या? मतलब जैसे पेशेंट कंसेंस है, स्ट्रॉन्ग विल है, यू नो, लाइक मेमोरी, इंटेलेक्ट, इसमें जो भी मिलता है अपन क्वेश्चन पूछने के बाद उसके हिसाब से। ये इसमें जो है ना, अभी अपने विल में तो आपको पूछने के बजाय आपको ऑब्जर्व ही करना है। अब देखो इसमें विल में यहाँ पे दिया कि स्ट्रॉन्ग विल्ड है, कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, परसेवरेंस है, पॉजिटिव है, वीक विल्ड है, डिपेंडेंट है, टिमिड है, पेसिमिस्टिक है, बाशफुल है, एम्बैरेसमेंट है। आप मेरे को बताइए कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद कोई रूब्रिक हम ले सकते हैं क्या, या फिर इन रूब्रिक्स के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? नेवर, क्योंकि हर कोई पेशेंट बोलेगा नहीं मैं बाशफुल हुई नहीं, मुझे कभी एम्बैरेसमेंट होती नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, है ना, मैं किसी की सलाह नहीं लेता हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ। ये सब रॉन्ग आंसर्स होंगे। इसीलिए इन सब रूब्रिक्स को हमें खुद को ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कुछ है क्या, फिर उसे कंफर्म करके लेना है। तो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री, जो परफेक्ट हिस्ट्री होती है, वो हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे होती है। जितना आप अवॉइड करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना, उतना अच्छा रहेगा गुड हिस्ट्री में, जो परफेक्ट हिस्ट्री होती है उसके लिए। यस, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, पहले जैसे चेंज डिस्पोजिशन रहते, कभी कभी जैसे पहले पेशेंट बहुत बचपन में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड रहता है, फिर बाद में एक्सट्रोवर्टेड हो जाता है, वो चेंज डिस्पोजिशन फिर कैसे लेना क्या सर कुछ? यस, लेकिन हमें चेंज डिस्पोजिशन नहीं लेना है, वो चेंज क्यों हुई डिस्पोजिशन,
वो देख के रूब्रिक लेना है। जैसे कि कोई बच्चा है तो 10 तक इतना रिजर्व था, इतना नॉन कम्युनिकेटिव था, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ कभी खुद होके कम्युनिकेट नहीं करना, अप्रिशिएट। हेलो प्लीज म्यूट रखिए। हो दे पायऱ्या पशी तो इतना नॉन कम्युनिकेटिव इंट्रोवर्टेड रिजर्व्ड बच्चा एक्सट्रोवर्ट कैसे हुआ? तो आपको वहां देखना है कि 10 तक ये बच्चा घर में था, घर से कभी बाहर नहीं गया, पेरेंट्स ने इसे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, कभी किसी सोशल फंक्शंस में जाने ही नहीं दिया। जब ये कहीं खुद जैसे कॉलेज गया या फिर वहां पे फ्रेंड सर्कल बना लिया, फिर बाहर ट्यूशंस को जाने लग गया, बाहर के लोगों में घुलना मिलना शुरू हो गया, तब उसका जो इनेक्ट कैरेक्टर्स था, उसका जो डिस्पोजिशन था, उसका जो जेनेटिक नेचर था, तब बाहर आने लग गया। तो पहले क्यों था और अभी क्यों है? पहले इसलिए था कि वो अंडर कंट्रोल था किसी के तक, अभी वो अंडर कंट्रोल था ही नहीं। जब उसको मौका मिला खुलने का, तब उसने उसका जेनेटिक दिखा दिया। तो अब आप मुझे बोलिए कि वो पहला इंपॉर्टेंट है कि अभी का इंपॉर्टेंट है? सर वो एक्सट्रोवर्टेड वो इंपॉर्टेंट होगा अभी का। ये कैसे निकला? जब हम उसकी हिस्ट्री में गए, ये ऐसा क्यों? जब हमने खुद को सवाल किया कि ये ऐसा क्यों है, क्यों ये 10 तक ऐसा था और बाद में ऐसा हुआ, क्योंकि हम उसके डिटेल में गए, तब ये ओरिजिनलिटी सामने। तो इसीलिए हर बात के डिटेल में जाना मिलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, यस। और कोई? और एजुकेशन से मतलब डिस्पोजिशन चेंज होता है, जैसे कुछ लोग एमबीए वगैरह करते हैं तो फिर वो मतलब कम्युनिकेटिव एंड मतलब एक्सट्रोवर्टेड हो जाते हैं, तो उसमें देखो ये बात ऐसी होगी कि जैसे कि एक आधा कोई बोलता है कि मुझे बचपने में स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं कभी स्वीट नहीं खाया, कभी नहीं खाया, लेकिन अभी मुझे बहुत स्वीट पसंद है। तो आपको उसके डिटेल में जाना पड़ेगा कि बचपने में स्वीट क्यों पसंद नहीं था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्वीट पसंद नहीं था, है ना? ये कोई उसकी डिस्पोजिशन है, जेनेटिक ट्रेट है, या फिर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, स्वीट मिलता नहीं था, या फिर घर में स्वीट बनता नहीं था, या फिर कुछ ऐसे ये थे कि घर में कोई स्वीट खाता ही नहीं था, इसलिए इनको वैसे हैबिट लग गई। लेकिन अभी ये कमाने लग गया, पैसे आ गए, तब वो डिजायर सामने आने लगी कि मुझे स्वीट खाना है। तो जब हम उसके डिटेल में जाएंगे, उसके तय तक जाएंगे, तभी ये पता चलेगा। इसलिए आपको डिगिंग 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 करना है, कब, क्यों, कैसे, व्हाई 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 व्हाई, तब वो रियलिटी सामने आएगी। यस यस, किसने पूछा था सवाल ये? मैंने सर, डॉक्टर गजानन मंगल। थैंक यू सर। समझ में आया ना कि? और हाँ यस यस, और किसी को कुछ पूछना है? सर मैथमेटिक्स इन एप्टीट्यूड, इसको कितना इम्पोर्टेंस देना है? मेमोरी वीकनेस और डिफिकल्टी इन कैलकुलेशंस। यस, तो अगर कोई पेशेंट को कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं जमते, बिल्कुल ही नहीं आते, तब आप उसे ले सकते हैं। या फिर एक आधा बच्चा है जो कैलकुलेशन में बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, देन आप उस वहां पे इंटेलेक्चुअल ले सकते हैं। लेना नहीं है ऐसा है ही नहीं। अगर वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है आपको पूरे हिस्ट्री में, वही एक बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, आप जरूर लीजिए। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे पे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हम ये तभी लेंगे
जब हमें साइंस बोलता है कि नहीं ये सही में लेना चाहिए, कि बहुत स्ट्रांग है, थ्रो एंड थ्रो है, ये उसका जेनेटिक ट्रेट हो सकता है, क्योंकि ये हर बार हमें दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू। So okay, now सर सोरायसिसची इमोशनल पॅथॉलॉजी. psoriasis emotional pathology attachment is insecurity, anger and जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि लव अटैचमेंट कहीं डिस्टर्ब हो गई। एंगर सप्रेस ले सकते हैं, लेकिन एंगर सप्रेस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एनी अटैचमेंट, इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हुई इसलिए, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे से दूर हो गए, डिटैचमेंट आ गया, जिससे हम बहुत अटैच थे। जैसे कि जरूरी नहीं कि कोई रिलेशन ही हो, इसमें मनी भी हो सकता है कि कोई पर्सन्स मनी के लिए बहुत अटैच होते हैं, बिजनेस के लिए अटैच होते हैं, और अचानक बिजनेस लॉस हो जाता है, अचानक मनी लॉस हो जाता है, उस वक्त भी हो सकता है। तो मेनली देखना है इंटीग्रिटी, डिटैचमेंट, अटैचमेंट। यस। आणि हेरिडेटरी असेल तर सोरियासिस मोस्टली हेरिडिटी नसते, हेरिडिटरी असलं तरी तुम्हाला तिथे पॉझिटिव्ह फॅक्टर, कारण ते जीन्स का स्टिम्युलेट झाले, जे जीन्स डॉमिनंट होते ते ऍक्टिव्ह का झाले। यस थैंक यू। यस रेखा, डॉक्टर रेखा। सर कल आपसे मैंने वो पूछा था कि वो बच्चा अपनी गर्दन पे पिंच करता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या आप लेंगे सर? कि अगर सिर्फ वो बैड हैबिट्स के लिए अपने पास पेशेंट आता है कि मेरे बच्चे को ऐसी हैबिट है और आप उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं क्या, तो सर उसके लिए तो कॉन्फ्लिक्ट तो आपको लेना है, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि बचपन से उसके हिस्ट्री में क्या हुआ, ऐसे कौन से इवेंट्स हुए, उस पे क्या लिसनिंग हुई, क्या लर्निंग हुई उसकी, वो आपको सब देखना है। देन ये तभी होता है जब एंगर सप्रेस होगा, एंगर ऑन हिमसेल्फ होगा, या फिर एंगर ऑफ अदर्स होगा लेकिन एंगर सप्रेस हो रहा है, नॉन कम्युनिकेटिव पर्सन, इंट्रोवर्टेड पर्सन्स लाइक दिस। यस, अंडरस्टैंड? पैम्परिंग है क्या सर? पैम्परिंग जैसे पेरेंट्स बहुत अटेंशन देते हैं, यस, पैम्पर करते हैं, तो भी होता है क्या सर? ये भी ले सकते हैं क्या? ये लेना इससे अच्छा कि उस पे क्या इफेक्ट हुआ, वो इस चीज को कैसे देखता है, वो इस चीज को कैसे हैंडल करता है, या फिर उससे उसको इस चीज से, इस बातों से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या होता है उसको, उसके इमोशन सप्रेस हो रहे हैं, या फिर उसको इन बातों से गुस्सा आता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, देन यू कैन टेक एंगर सप्रेस। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर। या एक पूछना था सर, हम एक आधे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तभी वो बोलते हैं कि मेरे फादर की डेथ हो गई या मदर की डेथ हो गई, तो हम उनको पूछते हैं कि आपका रिएक्शन क्या था, तो तब इमोशन ही बताता है कि मुझे दुख हुआ, मैं बहुत शॉक में गया था, या फिर मैं कुछ नहीं कर पाया, इसका पछतावा हो गया। तो रिएक्शन जनरली पेशेंट बताते नहीं, तो कैसे डिक करना सर? देखो ये उसकी हिस्ट्री में है कि लेटेस्ट है, वो पहले आपको लेटेस्ट रहा, तो उसके बाद उसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ क्या, वो देखो। अगर उसके बाद स्टार्ट हुआ होगा तो आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट और एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक और एलिमेंट्स फ्रॉम चाइल्ड, डेथ ऑफ चाइल्ड, इसमें एक 8-10 ही मेडिसिन है। इससे अच्छा कि आप
वो देखो कि उतना इम्पोर्टेंट है क्या, उसके बाद ही उसके इफेक्ट की वजह से ही ऐसा हुआ है तो आप उसे ले सकते हैं, अदरवाइज नो। सर लेकिन पेशंट ना इमोशनली ज्यादा बताते हैं, अगर हम पूछे उनको तो बोलते हैं म्हणजे कसं काय, म्हणजे रिएक्शन म्हणजे काय, तो हम उनको कैसे ऑप्शन तो नहीं तो नहीं नहीं दे लेना ही सकते। नहीं ना, ऐसे वक्त लेना ही नहीं है। पेशेंट की अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है, पेशेंट ऑलवेज वहां पे यही कहेगा, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन हाँ पूछते हाँ। हैं तो दुख तो होता ही है ना, दुख तो होगा ही, लाइक यस। तो वैसा नहीं लेना है। तो अगर उसके बाद हो गई, अगर लेटेस्ट है और उसके बाद उसका उनकी बीमारी शुरू हो गई तो फिर भी नहीं लेना है वो नहीं तो आप पूछो रिएक्शन, ना, अगर वो पेशेंट। आप पूछो कि ऐसा हुआ तब आपने क्या किया, है ना। बहुत से पेशेंट बोलेंगे कि नहीं मैं तो इतना उस बात की वजह से शॉक हो गया था कि मुझे तो 8-10 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, दैट इज शॉक, है ना। मुझे वो बात इतनी बुरी लगी है, जैसा कि आपने उसमें एक एम्बैरेसमेंट का भी कहा कि वो खुद को दोष देगा या फिर ऐसा बोलेगा कि मैं अगर वहां रहता था तो ऐसा होने ही नहीं देता था, और या फिर कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाया, अंतिम समय तक मैं कुछ कर नहीं पाया, दैट इज एम्बैरेसिंग। तो इस तरह से पेशेंट रिएक्शन देगा। लेकिन आप बोलेंगे कि आपको कैसा लगा तो पेशेंट बोलेगा बहुत दुख हुआ, दिस इज कॉमन, है ना। और दुख हमें देखना नहीं है। यस सर, यस ओके सर, थैंक यू। सर एक विचारायचं होतं, एक पूछना था सर, एक शॉर्ट में केस पूछता हूँ। एक मेरा आरए फैक्टर का पेशेंट है सर, फीमेल पेशेंट है, 60 इयर्स ओल्ड। आरए फैक्टर का 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आरए फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट है, हाँ 60 इयर्स ओल्ड है, फीमेल पेशेंट। हाँ। तो उनकी लड़की ने अदर कास्ट मैरिज किया, सिंधी पेशेंट है। तो उसके बाद से उन्होंने कुछ दिन उनसे रिलेशन तोड़ दिए। उसके बाद में लड़की का उसके हस्बैंड से पटता नहीं था, तो वो वापस अपने मायके आती थी, 4-6 महीने रहती थी, फिर उसके पास जाती थी। तो माँ बाप बोलते थे कि एक तो तू पूरी तरह से उसके पास साथ निभा रिलेशन, तो भी उसको छोड़ के आ। और लड़की 4 महीने इधर 6 महीने उधर ऐसा चलता था। उसके बाद से उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट हो, तो लड़की को नहीं, मदर को, yes. मदर को स्टार्ट हो गया। तो उसमें हम क्या डिवैल्यूएशन मदर का हुआ या रेपुटेशन या फिर हेल्पलेस फीलिंग क्या ले सकते थे? मैंने उनको नाइट्रोमोर दिया क्योंकि वो टीमिड थी, बचपन में भी सप्रेस इमोशन किसकी थी, पर उससे रिजल्ट्स नहीं आए। तो क्या उसमें कर सकते? क्या दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस को कैसे सॉल्व करना, कैसे देखना चाहिए ऐसे केसेस को। तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये कैसे डिजीजेस होते हैं, इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। तो आप देखो कि वो लेडीज के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वो क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। तो उसमें बहुत से पॉइंट्स है, जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन तभी हो सकता है जब खुद को किल करने की डिजायर आ जाती है। और ये डिजायर क्यों आई? आते हैं। यस, ये डिजायर क्यों आई? बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, है ना, इंसल्ट, ऑनर इंज्योर्ड, क्योंकि एक तो पहले कर लिया, बाद में वो वापस वहीं आके गिर गई, दैट मीन्स, और उसको कितना डिवैल्यूएशन, एम्बैरेसमेंट हो गया होगा कि पहले तो उसने पहला हैंडल कर लिया, लेकिन दूसरे टाइम जब लड़की वहां आके बैठ गई तो उसको बहुत वो अपना ऑनर इंज्योर्ड हो गया, है ना। तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या लगता, फिर आपको पूछना पड़ेगा कि आपको क्या होता है ये ऐसा हुआ तो, है ना, क्या लगता है, मतलब क्या आप बार बार क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मे भी ऐसा आ सकता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जीना ही नहीं, या फिर कुछ कर डालना। बोलता है सर, तो ये आएगा वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे। तो फिर वहां पे आप डिस्पेयर ले सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स ले सकते हैं, या फिर किल हिमसेल्फ ये ले सकते हैं, देन ऑनर इंज्योर्ड ले सकते हैं, बहुत से रूब्रिक्स वहां आएंगे। और उनको मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कि लड़की ना जाने को तैयार है
वो कंफ्यूज स्टेट में लड़की, तो बोले कल हमारा छोटा लड़का है, उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वाइफ आएगी, तो वो ये सब चीजें हैंडल नहीं करेगी, और ये लड़की जब 6 महीने घर में रहती है तो हमारे समाज से रिश्ते भी आते हैं। यस, अगेन वही ना, ऑनर इंजर्ड, सोशल पोजीशन कंसर्न, देन क्या करें समझ में नहीं आता, बोले क्या करूं मैं, यानी कैसे होगा, इस तरह की थॉट प्रोसेस पेशेंट्स। तो जो उसके लिए रुब्रिक्स होते हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, अगर पेशेंट नहीं बता रहा है तो आप आपके माइंड में हो, आप कंफर्म कर लो कि ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ आता है क्या, लाइक दिस। ऑनर से लेके रुब्रिक मैक्सिमम लेने से, यस, ऑनर इंसल्ट, जॉइंट बोन्स ऑनर, यस, सेल्फ डिवैल्यूएशन, है ना? ओके, सो सर हाँ, गैंग्रीन का क्या रहेगा? गैंग्रीन अगेन डिस्ट्रक्शन, है ना, सावेशन रहेगा ऐसे कुछ, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। यस, रह सकता है बिल्कुल, लेकिन कुछ तो भी सडन हुआ है, जैसे कि गैंग्रीन अगर सर एक्चुअली, हाँ सर मैंने एक्चुअली हिस्ट्री लिया, तो स्लो उसका मिडिल गैंग्रीन है लेफ्ट कि फास्ट टो है ना, स्लो गैंग्रीन है कि फास्ट गैंग्रीन है, आपको देखना पड़ेगा। फास्ट गैंग्रीन है तो वहां पे रेज, एंगर वायलेंट, ऐसा कुछ आएगा। यस, सही है। एक्चुअली मैंने हिस्ट्री लिया सर, तो मिडिल फिंगर लेफ्ट टो था, लेफ्ट का मिडिल टो था, लेफ्ट फीट का, तो मनी रिलेटेड है उसको प्रॉब्लम 5-6 महीने पहले। देखो ना, सडन लॉस है क्या मनी का? हाँ सडन लॉस है एक्चुअली सर, उसने कुछ लोन लिया और वो फिर चुका नहीं पाया, तो वो बर्डन है उसके ऊपर बहुत, तो वो बहुत और बढ़ते जा रहे हैं वो चीज। यस, तो लॉस ऑफ मनी है, एम्बैरेसमेंट है, देन बाद में देखो एंगर है क्या, लाइक एंगर सर उतना नहीं है उसको, लेकिन एंगर जब पेन होता है तब बढ़ता है, बोले ऐसा मुझे मैं खुद को ही फील होता है, बोले कि मैं लोन चुका नहीं पा रहा हूँ। पहले मेरा बिजनेस अच्छा चलता था, बोले तो मैंने लोन ले लिया, लेकिन अभी ये कुछ महीनों से बिजनेस का प्रॉब्लम गया है, तो चुका नहीं पा रहा हूँ, तो लोन बढ़ते जा रहा है, ऐसा उसका कहना था। तो एम्बैरेसमेंट, इंट्रोवर्टेड है, कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड, किसी को नहीं शेयर किया उसने ये चीज, खुद ही खुद में सेल्फ डिप्रेशिएट कर रहा है वो, मतलब एम्बैरेसमेंट आप ले सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम लेंगे नेचर एंड डिस्पोजिशन। ओके, यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.